हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और मैं आज आपको क्लास नाइन्थ का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का वो आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला चीज है हमारे मैटर इन अवर सराउंडिंग के अंदर वो आता है मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है और क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है, तो वो क्या होता है, हमारा मैटर होता है। और इसके एग्जांपल्स चेयर, मिल्क, एयर वगैरह रहते हैं हमारे। और मैटर क्या के पास जो चीज होती है, मतलब किस चीज से हमारा मैटर बना हुआ होता है, तो मैटर बना हुआ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। अब बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्चुअली क्या होता है। हमारा जो मैटर होता है वो छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। तो उन पार्टिकल्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अब आगे। कि पहली बात तो सबसे पहली चीज है कि मैटर जो होता है वो जिन पार्टिकल से बना हुआ होता है हमारा, उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा कि पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी इन साइज। तो उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। वहीं पे हम सेकंड की बात करते हैं तो दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो आपके हर एक पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। स्पेस पाने का मतलब उस स्पेस को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कोई भी पार्टिकल है, जिस तरह से मान लो ये एक हमारा पार्टिकल हो गया और ये हमारा एक पार्टिकल हो गया, ये तीसरा पार्टिकल और ये फोर्थ पार्टिकल। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा कि जो ये बीच में स्पेसिंग रह गई है, ये होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है ये? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड उसकी तरफ। एक होता है हमारा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके एक पार्टिकल जो होता है वो हमेशा मूवमेंट में ही रहता है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के हमारे पार्टिकल्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट जो रहती है वो सब में रहती है, जिनके कारण उस सब में पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। इस फोर्स को, जिस फोर्स से हमारे मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारा एक पार्टिकल हो गया, ये हमारा एक पार्टिकल हो गया, तो इसका जो सेंटर होता है वो उसके सेंटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगाता है। नेक्स्ट है हमारा, हमारे मैटर जो होता है नेचर के अंदर तीन स्टेट्स में पाया जाता है, जिनके नाम होते हैं स्टेट्स जो है हमारे मैटर के। वो क्या क्या है हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट खत्म होता है, सेकंड चलते हैं हमारा। नेक्स्ट है कि हम सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अब हम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज है कि जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो कभी भी चेंज, किसी भी केस के अंदर चेंज नहीं होता है। वहीं पे बात करते हैं लिक्विड की, तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स्ड होता है, इसका भी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है हमारा। इसके बाद गैस की, गैस जो होता है आपका चेंज हो जाता है। जो गैस होता है आपका, उसका फिक्स जो वॉल्यूम नहीं रहता है, जिसके कारण वो चेंज हो जाता है आपका। इसके बाद है हमारा सॉलिड जो होता है हमारा, उसमें फिक्स्ड शेप रहती है। कि सॉलिड जो होता है वो कभी भी फिक्स शेप रहता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं चेयर का, तो चेयर जो होती है आपकी वो एक सॉलिड शेप में है और आपका वो कभी भी किसी भी केस के अंदर अपनी शेप चेंज नहीं करती है। नेक्स्ट है लिक्विड।
लिक्विड की जो होती है वो आपकी फिक्स शेप नहीं रहती है, क्योंकि जिस आप भी यूटेंसिल्स के अंदर या वेसल के अंदर उसको डालते हो वो उसी शेप की हो जाती है। फिर आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो होता है ये इसकी भी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। ये तो आप इजीली बता सकते हो कि इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। सॉलिड की अब बात करते हैं दोबारा। सॉलिड के अंदर अब बात करेंगे कंप्रेशन की। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी जिसकी बात कर रहे हैं कंप्रेशन। अब कंप्रेशन होता क्या है? कंप्रेशन होता है कि क्या हम किसी सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के जो पार्टिकल्स है उनको क्लोज ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो सॉलिड जो होता है वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। आप कोई भी सॉलिड है आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लिक्विड को भी एक हद तक कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और हमारा जो गैस स्टेट होता है उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो गैस जो होते हैं, क्योंकि आप गैस में एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आपके घर में जो सिलेंडर आता है या फिर जो गैस आपके एलपीजी वगैरह आती है वो उसके अंदर पूरी कंप्रेस्ड होकर ही उसके अंदर आती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड जो होता है हमारा वो फ्लो नहीं करता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं जिस प्रॉपर्टी की उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। कि आपके जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है और गैस जो होता है वो फ्लो कर सकता है। इन्हीं कारण से हम लिक्विड और गैस को फ्लूइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अभी अभी हमने पिछले पेज पे ये देखा था कि आपके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं आपके पार्टिकल्स के बीच में। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे कि गैस जो सॉलिड होता है हमारा उसमें आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे कम रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड जो होता है हमारा इसके अंदर जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो आपका सॉलिड से तो ज्यादा रहता है लेकिन गैस से कम रहता है। फिर बात करते हैं हम गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट जो होता है आपका इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रहते हैं वो लार्ज रहते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। इसका हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे इसको। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो सॉलिड है इसके अंदर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत हाई रहते हैं, जिसके कारण वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। और यहाँ पर क्या है आपका कि जिसके कारण की जो डेंसिटी होती है वो भी हाई हो जाती है। अब आप देखो कि इतने सारे जब पार्टिकल्स आपके एक ही वॉल्यूम के अंदर पाए जाएंगे तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो इनके बीच में स्पेसिंग होगी वो क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड जो होता है थोड़ी लूज पैकिंग के साथ होता है जिसके कारण इनकी जो डेंसिटी रहती है वो लो रहती है। इसके बाद क्या है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको दिख ही रहा है कि जो सॉलिड से तो ये ज्यादा है। ठीक है। अब गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर आप देख रहे हो कि जो पैकिंग है वो लूज है ही है हमारी, लेकिन डेंसिटी आपकी लिक्विड से भी ज्यादा कम होती है। जिसके कारण हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस है हमारे वो क्या है, बहुत हाई है लिक्विड से भी। जिसके कारण आपका जो यहाँ पे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करी है उसी में ही हम चलते हैं कि आपका जो स्पेसेस क्रिएट होते हैं ये किस कारण से होते हैं, इनके फोर्सेस के कारण। जो फोर्स अगर देखो ज्यादा फोर्स रहेगी आपकी तो आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोज अप हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। वहीं पे बात करते हैं अगर आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम रहेगी, वो आपके दूर चले जाते हैं जैसे लिक्विड और सॉलिड गैस के अंदर होता है। तो यही चीज होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो सॉलिड में रहता है वो सबसे हाई रहता है हमारा। लिक्विड के अंदर आपका सॉलिड से आपका कम रहता है लेकिन गैस से ज्यादा रहता है। लेकिन गैस की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर हमारा लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो है आपकी पार्टिकल मूवमेंट की या फिर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी की। तो आप देख सकते हो कि आपके सॉलिड के पास मूवमेंट करने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो जिसके कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो लीस्ट रहती है, कम से कम रहती है। लेकिन लिक्विड की और आपकी गैस की जो डेंसिटी, वो डेंसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, हाई रहती है। इसके बाद बात करते हैं डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है हमारा जब हम क्या करते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ हम
रख देते हैं और सिर्फ आपके पार्टिकल्स के मोशन के कारण वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है जनरली आपका किसी भी पर्टिकुलर बॉडी है आपकी, उसकी जो हीट प्रेजेंट होती है उसके अंदर, उसकी मेजरमेंट को हम अपना टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो 3 यूनिट्स में नापा जाता है। सबसे पहला होता है आपका सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन। फ़ारेनहाइट जो होता है हम स्मॉल क्लासेस में पढ़ के आते हैं, सारा कन्वर्जन भी पढ़कर आते हैं। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको 9th क्लास में दे रखा है, वो है सेल्सियस और केल्विन। तो वो हम देखते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर रहता है। जिसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो 0 डिग्री है वो 273 के बराबर आ रहा है, तो कन्वर्जन के टाइम पर जब हम केल्विन से सेल्सियस चेंज करेंगे और सेल्सियस से केल्विन चेंज करेंगे, तो इनके अंदर आपका क्या होता है कि जब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर आप कन्वर्ट करते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, 273 को ऐड करना पड़ता है हमारा। तो जहाँ पे हमने एग्जांपल भी ले रखा है कि 30 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास 303 केल्विन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 30 डिग्री सेल्सियस होता है वो 303 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर यही चीज हमें उल्टा करना हो कि केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना हो, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे 273 केल्विन को। मतलब हमारा 373 केल्विन दे रखा है, 373 जो होता है जो जनरली 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे किनके लिए, वाटर के लिए। तो आपका है 100 डिग्री, तो हमने इसमें से 273 माइनस किया इसमें से, तो आप देख रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है टेम्परेचर के बारे में खत्म हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो हम जो है हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी, एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके हमारे पास जो हमारी बुक्स में दे रखे हैं वो दो मेथड्स हैं हमारे। एक है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज लाके, ये हम छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं। और एक होता है हमारे प्रेशर में चेंज लाकर। तो अब ये किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ये है। तो सबसे पहले चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा चेंज ऑफ प्रेशर। कि प्रेशर में चेंज लाकर हम किस तरह से आपका जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। देखो प्रेशर से हम जो है उनके पार्टिकल्स को क्लोज लाकर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने डिफरेंशिएशन में यहाँ पर देखा था कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, सॉरी सॉलिड के जो होते हैं हमारे, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेट होती है उसका जो कन्वर्जन हम करते हैं प्रेशर से, तो हम सिर्फ गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को। लेकिन गैस को फर्दर आगे सॉलिडिफाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम प्रेशर से देखते हैं कि गैस, जैसे ही हमने एक पिस्टन लिया और पिस्टन के अंदर आपके गैस मॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद हमने उस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, तो आपके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम स्टेप में देख रहे हैं यहाँ पर जो पार्टिकल्स है आपके वो इतने क्लोज हो चुके हैं कि वो लिक्विफाई हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा चेंज इन टेम्परेचर का। कि हमारे टेम्परेचर चेंज करने से, मतलब हम बॉडी का अगर हीट जो होता है उसको चेंज करते हैं, उसमें क्या इफेक्ट आता है आपका। देखो या तो आप किसी बॉडी में हीट प्रोवाइड कर सकते हो या उस पर्टिकुलर बॉडी से हीट निकाल सकते हो।
तो उसमें क्या होता है कि या तो बॉडी कूल होगी या फिर आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो सॉलिड लिक्विड और गैस में कन्वर्जन होता है, किस तरह से होता है कि आप सॉलिड को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप सॉलिड के अंदर हीट प्रोवाइड करते हो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वैसे ही लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वो गैस में चेंज हो जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो प्रोसेस है कन्वर्जन का वो क्या हुआ है, तो सॉलिड को लिक्विड में जब हम चेंज करते हैं तो इसको हम प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। तो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है आपका, कि आपके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज होती है, जिस टेम्परेचर पर जाकर हमारा सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में होना स्टार्ट होता है। स्टार्ट का मतलब क्या है कि देखो आपका मान लो, हम मान लेते हैं जैसे आयरन है, आयरन जो होता है हम उसको रेड हॉट करते हैं गैस पर रखकर या फिर पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड कर कर, तो उसमें क्या है आपका वो रेड होता है, उसके बाद मेल्ट डाउन। जब वो मेल्ट डाउन मतलब लिक्विड स्टेट में जाने में शुरू स्टार्ट होता ही है, तब उस प्रोसेस को हम उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं पर्टिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड को गैस में चेंज करना। तो लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं और गैस में जब वो चेंज होता है तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा कि लिक्विड जो होती है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है गैस के अंदर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आप किसी भी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हो और वो एक टेम्परेचर पे जाता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था जिसमें सॉलिड जो था आपका लिक्विड में चेंज हो रहा था, वैसे लिक्विड में क्या होता है कि आप ही एक पर्टिकुलर आपके पॉइंट पर जाता है जिसपे ये गैस में शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। तो ये जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, अब वापस चलते हैं। अभी हमने बात करी कि अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी बॉडी को तो आपका सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस किस तरह से चेंज होता है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को कूल करते हैं या फिर मैं कहूँ हीट उसमें से निकालते हैं तो क्या होगा, तो गैस में से जब हम हीट को निकालते हैं या उसको कूल करते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसमें आपका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कंडेंसेशन के बाद लिक्विडिफाई हो जाता है वो। अब लिक्विड में चेंज होने के बाद हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं और कूल करके देखते हैं। जैसे हमने वो हम गैस का एग्जांपल ले लेते हैं वाटर वेपर्स का, तो वाटर वेपर्स हमने हीट अप किए, सॉरी वाटर वेपर्स को हमने कूल किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, उसको लिक्विफाई कर देंगे, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, नॉर्मल वाटर में आ जाएगा, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब वहीं पे हमने लिक्विड को हमने और ठंडा किया तो आपको पता है वो आइस में चेंज हो जाता है। तो आपके लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में जाने में हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और ये सॉलिडिफिकेशन जिस पॉइंट पर जाकर होता है आपका, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारी बात हुई जिसके अंदर सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड फिर गैस में चेंज हो रहा है, जो हमारा नॉर्मल कन्वर्जन होता है। लेकिन हमारा एक और कन्वर्जन होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्ट हमारा गैस में चेंज हो रहा है। मतलब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज होने का क्या मतलब है, कि आपका सॉलिड बिना आपके लिक्विड स्टेट में जाए, लिक्विड में जा ही नहीं रहा है, बिना इसके जाए आपका ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, आपका गैस के अंदर, और या फिर गैस जो हो रही है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है। तो इसमें प्रोसेस क्या होते हैं हमारे, जब सॉलिड जो होती है वो डायरेक्ट गैस में चेंज होती है बिना लिक्विड स्टेट में जाए, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड की, जो आपके गैस से सॉलिड जाता है, तो गैस से सॉलिड जाने को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब सारे सब्सटेंसेस तो हमारे सॉलिड से गैस नहीं जा सकते और गैस से सॉलिड नहीं जा सकते, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस।
सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके सब्लिमेशन कर सकते हैं? उनके एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं? कैम्फर, कैम्फर को कपूर कहते हैं हम। एक होते हैं हमारे नेफ्थलीन बॉल्स। आपने देखा होगा कि जब हम बेड वगैरह के अंदर तब डालते हैं, बॉल्स डालते हैं, वॉशरूम्स में भी होते हैं, और वहां पे क्या होता है आपका कि वो डायरेक्ट लिक्विड में जाने की बजाय वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है? गैस में चेंज हो जाती है। एक होते हैं हमारे अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड भी जो होता है आपका, जब उसको हम हीट अप करते हैं थोड़ा सा, तो वो आपका डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस के। अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट। तो हमने अभी अभी अपना कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह से एक लिक्विड को या एक सॉलिड को या एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे बात करी थी कि हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हीट एनर्जी हम उसको सप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये हमने लिखा भी हुआ है कि क्या है कि आपका जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं स्टेट चेंज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। क्या कहते हैं उसको हम? लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इनमें क्या होता है? देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होते हैं हमारे, उसके अंदर पहले डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सॉलिड को, 1 kg ऑफ सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ये ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट पर ही होना चाहिए, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए। आपको पता है फ्यूजन कब होता है? हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि आपका जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो आपका जो अमाउंट ऑफ हीट 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने में लगता है लिक्विड में, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर आपका एक चीज ध्यान रखें कि जब आपका वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो उसके बाद बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है टेम्परेचर में। मतलब क्या है कि अगर सॉलिड, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर जैसे है, उसको वो आइस स्टेट में है हमारा, और हम मानते हैं कि 0.15 पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 0.15 पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि 0.15 जो हुआ वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, तो वहां पर जो आपका आइस का टेम्परेचर है वो 0.15 से कम नहीं होगा, बल्कि जो लिक्विड आएगा उसमें टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपका आइस का जो टेम्परेचर होगा वो 0.15 से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हमने कही है उससे ज्यादा टेम्परेचर चेंज उसके अंदर नहीं आता है। वैसे ही आपका वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg को लिक्विड को चेंज करने के लिए गैस में, वो भी उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसमें भी सेम होता है हमारा कि आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर भी यही होता है कि जब वाटर आपका बॉइलिंग स्टेट पे पहुंचता है, मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, तो आपका 100 डिग्री के बाद जो टेम्परेचर होगा 101 जैसे जाएगा जो टेम्परेचर, वो उस पर आपका लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर आपका गैस स्टेट ही सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। वहां पे उसके बाद आपका 100 के बाद, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वहां पर टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? देखो, वेपराइजेशन हम छोटी क्लासेस में पढ़ते भी है, हमारा वेपराइजेशन पढ़ते हैं, इवेपोरेशन पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, वेपराइजेशन जो होती है हमारी, वो आपकी 100 उसके बॉइलिंग पॉइंट, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर जाने के बाद होती है।
लेकिन इवेपोरेशन जो होती है हमारी, वो आपका स्टेट कन्वर्जन होता है, लिक्विड से गैस हो जाती है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाए बिना। मतलब वो आपके उस बॉइलिंग पॉइंट को, जो कि मान लो जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको टच करे बिना ही वो आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका, जो हम वाटर साइकिल वगैरह भी देखते थे हमारी छोटी क्लासेस के अंदर, उसमें प्रोसेस इवेपोरेशन नहीं लिखा रहता, सॉरी वेपराइजेशन नहीं लिखा रहता, इवेपोरेशन लिखा रहता है। मतलब क्या है कि आपका जो वाटर है वो बिना आपके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे ही आपका स्टेट कन्वर्जन कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, कि जो फैक्टर्स जिससे हमारा जो इवेपोरेशन का रेट है वो चेंज होता है, वो किस तरह से होता है हमारा, कि हमारा जो फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, इवेपोरेशन का रेट चेंज करने में, जो इवेपोरेशन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास चार हमारे वो होते हैं। सबसे पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है ह्यूमिडिटी, तीसरा होता है विंड स्पीड, और फोर्थ होता है हमारा सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया है ये आपका किसका सरफेस एरिया है, जिस जो कि आपका वाटर का सरफेस है, उसका सरफेस एरिया है। जनरली आपका क्या होता है, जो टेम्परेचर की तो आपको पता ही है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इवेपोरेशन की रेट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। वहीं पे बात करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स के, जो आपके वाटर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं हमारे, एयर के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है हमारा, कि आपकी ह्यूमिडिटी जो होती है, जितना वाटर क्वांटिटी हमारी ज्यादा रहेगी एयर के अंदर, उतनी उसकी ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बॉइलिंग करते हैं किसी भी चीज की, या फिर हम किसी भी वाटर को या लिक्विड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर क्वांटिटी पहले से ही ज्यादा होगी, तो वहां पर आपका जो गैसेस के पार्टिकल होंगे, वो वहां पर सेटल डाउन हो ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपका जो इवेपोरेशन रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं विंड स्पीड की। तो विंड स्पीड जो होती है वो भी आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को फास्ट करती है। ये तो हमें पता ही है कि अगर हमारा विंडी डे हो, मतलब जो आपकी विंड की स्पीड है कभी फास्ट हो दिन के अंदर, तो कपड़े वगैरह जो होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह जो हम बाहर सुखाते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सरफेस एरियाज की। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, सरफेस एरिया के अंदर हमारा क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। मतलब क्या है, वही यहाँ पे बात करते हैं हम, कि एक हमने यहाँ पे ले ली प्लेट, और यहाँ पे ले रहे हैं हम ग्लास। तो जो ग्लास के अंदर वाटर है हमारा, उसका आप देख सकते हो सरफेस एरिया जो है वो कम रहेगा, और जो हमारा इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा रहेगा, और इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि सरफेस एरिया कम होने के कारण आपका, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, कि जो सरफेस पर हीट लगेगी उसी से इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ इवेपोरेशन जो होगा वो सिर्फ इतने सरफेस एरिया से होगा। लेकिन यहाँ पर जो इवेपोरेशन होगा वो इतने ज्यादा सरफेस एरिया से, जहाँ जिसके कारण यहाँ पर इस केस के अंदर हमारा जो प्लेट का केस है, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, इस केस के अंदर हमारा इवेपोरेशन रेट जो रहेगा वो हाई रहेगा एज कंपेयर टू ग्लास। हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लास्ट कंसेप्ट बचता है हमारा, कि आपका इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जब भी आपका इवेपोरेशन होता है, तो वो अपने साथ जो आपके वेपर्स उड़ते हैं, जो वेपर आपके एटमोसफेयर में जाते हैं, वो आपके सरफेस की, जिस सरफेस से वो उड़ के आया है, वहां की हीट अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसको का इसका ये जो है आपका, ये इफेक्ट होता है इसका इवेपोरेशन का, और इसको हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ
इवेपोरेशन। ये बहुत ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके मटके वगैरह हो गए, आपके डेजर्ट कूलर्स हो गए, ये सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और